नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज की सुर्खियां। गाजियाबाद सदर तहसील में वकील की गोली मारकर हत्या, बहन के देवर पर है हत्या का आरोप। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनाई कमेटी, 1 सप्ताह में देगी रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच ने 25 लाख रुपए कीमत की स्मैक की बरामद। अब खबर विस्तार से। आज दोपहर 2 बजे के आसपास गाजियाबाद में सदर तहसील ही नहीं बल्कि आसपास का पूरा इलाका दहल गया। आनन फानन में लोग सोशल मीडिया पर वीडियो और न्यूज़ साझा करने लगे। दरअसल गाजियाबाद सदर तहसील में चैम्बर नंबर 95 में वकील मोनू जाट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी कनपट्टी से सटाकर गोली मारी गई। इस हत्याकांड का आरोप मोनू की बहन के देवर नितिन डागर पर है, जो मौके से फरार हो गया। आज गाजियाबाद सदर तहसील में चैम्बर नंबर 95 में वकील मोनू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मोनू की बहन के देवर नितिन डागर पर है। बताया जा रहा है कि दोपहर में करीब 2 बजे मोनू चौधरी अपने चैम्बर पर बैठा खाना खा रहा था, तभी उसको गोली मारी गई। देखिए, इसमें जहां तक अभी इनिशियल जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनके व्यक्तिगत रंजिश से रिलेटेड मामला के रूप में कुछ इशारे मिल रहे हैं, कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं, बट कोई भी इनपुट स्पष्ट रूप से हम क्लियर करके इस वक्त नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी घटना होके अभी आधा घंटे हुआ है। घटना के अंदर जो है इतना क्लियरली हम बता नहीं पाएंगे। प्रोफेशनल या पर्सनल राइवलरी कोई भी हो, हम लोग तय तक जाएंगे और 100% केस वर्कआउट करेंगे और जो भी हत्यारा है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सर, कितने हत्या? मोनू चौधरी की बहन की शादी अमित डागर नाम के आदमी से हुई थी। नितिन डागर अमित का छोटा भाई है। मोनू की बहन और जीजा अमित डागर के बीच विवाद चल रहा था। कुछ दिनों से मोनू की बहन उसके गोविंदपुरम स्थित घर में रह रही थी। पिछले दिनों अमित और नितिन की तरफ से ये कहा गया था कि उनके ऊपर फायरिंग हुई है। तब से विवाद और ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया था। बताया जा रहा है कि आज फिर इन दोनों के बीच कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद नितिन डागर ने मोनू को गोली मार दी। मोनू की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सारे साक्ष्य और सबूत एकत्र कर लिए हैं। नितिन डागर फरार बताया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज का मामला बड़ा हो गया है। एक तरफ आज पश्चिमी यूपी के सभी जिलों के वकील हड़ताल पर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्यों की बार काउंसिल से इस आंदोलन में शामिल होने की बात कह दी है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाई है, जिसमें मेरठ कमिश्नर को अध्यक्ष बनाया गया है। आईजी मेरठ और डीआईजी मुरादाबाद को सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। हापुड़ में पुलिस और वकीलों के बीच हुए टकराव का मामला गर्म हो गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल हो गई है। तो उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। हापुड़ में पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी बार एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में गाजियाबाद बार एसोसिएशन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़ समेत कई जिलों में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी। गाजियाबाद कचहरी भी पुलिस छावनी में तब्दील रही। खुद एसीपी दिनेश कुमार, डीसीपी निपुण अग्रवाल मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा कई थानों के पुलिस, पीएससी के जवान और क्यूआरटी तैनात रही। मेरठ में वकीलों ने कचहरी के सभी गेट बंद रखे और एडीजी के दफ्तर का घेराव भी किया। आज दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पत्र जारी करके वकीलों की हड़ताल को समर्थन दे दिया है और राज्यों की बार काउंसिल से भी इसमें शामिल होने की बात कही है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना कदम उठाया और 3 सदस्यीय कमेटी बना दी। ये 3 सदस्यीय कमेटी हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज की जांच करेगी। कमेटी के अध्यक्ष मेरठ के कमिश्नर होंगे, जबकि इसमें आईजी मेरठ और डीआईजी मुरादाबाद को भी शामिल किया गया है। कमेटी 1 सप्ताह के अंदर मामले की जांच करके सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर यूपी की बेटियों को बड़ा उपहार दिया है। करीब 30,000 बेटियों को कन्या सुमंगल योजना की धनराशि उनके खातों में दे दी गई है। गाजियाबाद में इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री वीके सिंह मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में बटन दबाकर 29,523 बेटियों को कन्या सुमंगला योजना की राशि उनके खाते में दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें चेक सौंपा और चॉकलेट भी दी। गाजियाबाद के विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कार्यक्रम का सीधा संवाद हुआ। इस दौरान 20 लाभार्थियों को गाजियाबाद में चेक वितरित किए गए। डीएम आर.के. सिंह ने कहा कि जिले में प्रथम किस्त के रूप में 5,891 को योजना का लाभ दिया जा चुका है। छठी किस्त के रूप में अब तक 997 के खाते में राशि पहुंच गई है। इस योजना के तहत 38,397 आवेदन आए थे, जिसमें से 24,729 लाभार्थियों को शामिल किया गया है। सीडीओ विक्रमादित्य सिंह मलिक ने इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूप करवट। गाजियाबाद कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 250 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इसकी कीमत 25 लाख रुपए के आसपास बताई गई है। पुलिस का कहना है कि ये स्मैक झारखंड से लाई गई थी। दिनांक 29/8 को एक अभियुक्त यासीन पुत्र मस्जिद जो बदायूं का रहने वाला है, कमिश्नरेट गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच टीम द्वारा थाना कबीरनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 250 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई जा रही है। अभियुक्त झारखंड से स्मैक की तस्करी कर एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई करता था। अभियुक्त के विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिकरोड़ा के जंगल में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इसमें पुलिस की गोली से जिशान नाम का आरोपी घायल हुआ। उसका साथी जावेद भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्होंने पिछले सप्ताह गोविंदपुरम से गोवंश चुराकर काट दिए थे। थाना क्षेत्र मधुबन बाबू धाम में विगत दिनों उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में आज मुखबिर द्वारा यह सूचना प्रदान की गई कि उक्त घटना में शामिल कुछ अभियुक्त पुनः ऐसी ही घटना को कारित करने के लिए निकले हुए हैं, जिसमें थाना क्षेत्र मधुबन बापू धाम द्वारा चेकिंग हेतु तत्काल ही टीमें गठित की गई। उक्त चेकिंग के क्रम में मटियाला कट पर 2 व्यक्ति बाइक सवार जा रहे थे, जिन्हें चेकिंग हेतु रुकने का निर्देशित किया गया। तो इनके द्वारा ना रुकते हुए पुलिस बल पर, वहां मौजूद पुलिस बल पर फायरिंग की गई, जिसमें आत्मरक्षार्थ जब पुलिस बल द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई। इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जिसके तत्काल ही नज़दीकी चिकित्सालय में उपचार हेतु दाखिल कराया गया, जहां वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूछताछ में उनके द्वारा अपना नाम जिशान बताया गया। ये आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। करीब 1.5-2 महीने से भारतीय जनता पार्टी में संगठन में जिला स्तर पर बदलाव की चर्चा चल रही है। हर बार एक नई तारीख सामने आती थी और हर बार तारीख बदल जाती है। अब ये सूचना आई है कि उत्तर प्रदेश में 45 नए जिलाध्यक्ष भाजपा घोषित करने जा रही है, जिसकी सूची तैयार कर ली गई है। इसमें क्षेत्रवार जातिगत आंकड़ों को देखते हुए जिलाध्यक्ष बनाए जाने की बात कही जा रही है। भूपेंद्र चौधरी जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने कार्यकारिणी में आंशिक बदलाव किया, लेकिन सभी 6 के 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष बदल दिए थे। क्षेत्रीय कार्यकारिणी और जिलाध्यक्ष का नाम तय होने में कई दौर की बैठक हुई। काशी, ब्रज, अवध, गोरखपुर और बुंदेलखंड में ज़्यादातर समीकरण ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, दलित और ओबीसी के पक्ष में है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग जाट, गुजर, कश्यप, सैनी और प्रजापति आदि में ओबीसी समाज बटा हुआ है। ये सभी जातियां संगठन में अपना प्रतिनिधित्व मांग रही हैं, जिसकी वजह से जो भाजपा की नए जिलाध्यक्षों वाली सूची है वो 2 महीने से अटकी पड़ी है। ये बताया जा रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, गाजियाबाद आदि में बदलाव की सूची आ सकती है। अभी तक पश्चिम क्षेत्र के 19 जिलों में केवल 1 में जाट अध्यक्ष है, 5 में वैश्य चेहरे अध्यक्ष बने हुए हैं। इस बार ठाकुर चेहरों ने बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर पर दावा किया है। 4 जिलों में ब्राह्मण और 3 में गुजर अध्यक्ष मांग रहे हैं। पार्टी ने सैनी, प्रजापति, कश्यप की भागीदारी बढ़ाने पर भी होमवर्क किया है। महिला कोटे से 3 जिलाध्यक्ष बनाए जाने की बात कही जा रही है। सभी सांसद अपनी पसंद के अध्यक्ष के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, जबकि संगठन और संघ अलग अलग नाम भेज रहा है। पश्चिम के जिलों में अध्यक्षों का नाम तय होने के बाद ही काशी, अवध, ब्रज, बुंदेलखंड और गोरखपुर में ये कवायद शुरू होगी। इसका मतलब ये है कि फिलहाल जल्द ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि भाजपा के नए जिलाध्यक्षों का पता चल जाएगा।
कल मुंबई में विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक होनी है। उससे पहले ही कई चीज़ें विवाद के रूप में सामने आ गई हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात कर दी है। उधर मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि वो ना एनडीए के साथ जाएंगी ना इंडिया के साथ जाएंगी। वो आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा चुनाव भी बसपा अकेले ही लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्षी दल का उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को होना चाहिए, क्योंकि इतनी कमरतोड़ महंगाई में भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महंगाई सबसे कम है। फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा। फिर भी इतना सब करने के बाद भी दिल्ली में मुनाफे का बजट पेश किया गया है। ये केवल केजरीवाल की वजह से हुआ है। उधर मायावती ने आज ट्वीट करके ये साफ कर दिया है कि वो ना एनडीए के साथ हैं और ना इंडिया के साथ हैं। मायावती ने कहा है कि आने वाले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं वहाँ वो अकेले लड़ेंगी और लोकसभा चुनाव में भी किसी से भी गठबंधन नहीं करेंगी। इन दोनों घटनाओं के बाद विपक्षी दल जो है, जो इनका इंडिया गठबंधन है, उसमें हड़कंप मचा हुआ है। कल ही सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम करके जनता को राहत देने का दावा किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है वो उपभोक्ताओं को चिंता में डालने वाली है। ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को दीपावली से पहले ही महंगाई का करंट लग सकता है, क्योंकि पावर कॉरपोरेशन के शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं से आपत्ति मांगी है। उन्हें 3 सप्ताह का वक्त दिया गया है। ऐसे में उपभोक्ताओं को 28 पैसे से 1 रुपये प्रति यूनिट तक अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ये बताया जा रहा है कि ये नियम अक्टूबर से लागू हो जाएगा, यानी कि जो बढ़ोतरी होगी वो अक्टूबर से लागू हो जाएगी। पावर कॉरपोरेशन की ओर से ईंधन अधिभार लगाने के लिए 26 जुलाई को नियामक आयोग को प्रस्ताव दिया गया था। इसमें उपभोक्ताओं से कुल 1433 करोड़ की वसूली की बात कही गई थी। इसके लिए 61 पैसा प्रति यूनिट के आधार पर अलग अलग श्रेणीवार औसत बिलिंग दर तय की गई है। इस पर उपभोक्ता परिषद ने आयोग में याचिका दायर करके कहा था कि विद्युत निगमों पर उपभोक्ताओं का करीब 33,122 करोड़ रुपया बकाया है। इस हिसाब से 30 पैसे से लेकर 1 रुपये प्रति यूनिट बिजली बिल कम हो जाना चाहिए। लेकिन न्याय आयोग 28 अगस्त को विद्युत वितरण निगमों के लिए दाखिल ईंधन अधिभार शुल्क में बढ़ोतरी करने के पक्ष में है। बदलाव का जो प्रस्ताव बिजली बिल की दरों में आया है उसके तहत ये है कि घरेलू बीपीएल पर 28 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया जाए, घरेलू सामान्य पर 44 से 56 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया जाए, व्यावसायिक पर 49 से 37 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाया जाए, किसानों को 19 से 52 पैसे प्रति यूनिट बिजली महंगी दी जाए, नॉन इंडस्ट्रियल बल्क लोड पर 76 पैसे से 1 रुपये 9 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव है और भारी उद्योग पर 54 से 64 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का प्रस्ताव इसमें दिया गया है। अगस्त का महीना कल समाप्त हो जाएगा और सितंबर में कई वित्तीय नियम बदलने वाले हैं जो आप पर सीधा असर डालेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रुपये का लाभ मिलेगा। ये ऐलान कल किया गया था और सितंबर में जब सिलेंडर की बुकिंग होगी तो 200 रुपये की राहत मिलेगी। 2000 रुपये के नोट बदलने का जो आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर है। ऐसे में बैंक की छुट्टियों की लिस्ट को चेक करके यदि आपके पास 2000 का नोट है तो तुरंत बैंक की शाखा पर जाकर बदल लें, क्योंकि 30 सितंबर के बाद ऐसा नहीं होगा और इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आधार कार्ड आपका अपडेट होना है और आप चाहते हैं कि मुफ्त में हो, फ्री में हो, कोई शुल्क न देना पड़े, तो ये काम हर हाल में 14 सितंबर तक कर लेना चाहिए। UIDAI ने 14 सितंबर तक मुफ्त में आधार अपडेट करके डेडलाइन तय कर दी है। पहले ये सुविधा 14 जून तक थी, इसे बढ़ाकर 14 सितंबर किया गया है। इसके बाद अगर आधार में कोई अपडेट होता है तो उसके लिए एक शुल्क देना पड़ेगा।
डीमैट खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी सितंबर तक ही है। 30 सितंबर के बाद ये सुविधा भी नहीं मिलेगी। अगर आप एक्सिस या मैग्नस क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो सितंबर महीने में इसके नियम और शर्तों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। लेन देन पर ग्राहकों को सितंबर महीने से विशेष छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा। 1 सितंबर से नए कार्ड धारकों को सालाना फीस के रूप में 12,500 रुपये जीएसटी के साथ चुकाने होंगे। पुराने ग्राहकों को 10,000 रुपये जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। जिन ग्राहकों ने पूरे साल के दौरान 25 लाख रुपए तक की खरीदारी की है उनका शुल्क माफ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा एसबीआई की वीकेयर स्कीम में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये केवल सितंबर तक ही हो सकता है। इस स्कीम में निवेश की डेडलाइन 30 सितंबर है। एसबीआई की इस योजना का लाभ केवल वरिष्ठ नागरिक ही उठा सकते हैं। उन्हें दूसरे लोगों की तुलना में 5 साल और उससे अधिक अवधि के लिए 7.5% तक ब्याज मिलेगा। पैन और आधार कार्ड लिंक करने का मामला भी सितंबर से जुड़ा हुआ है। अगर आपने नहीं किया है तो सितंबर महीना आपके पास आखिरी विकल्प है। 1 अक्टूबर से पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट, और विस्तृत रूप से जानकारी आप पाना चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नमस्कार।